बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी डिजिटल मीडिया। आप मेरा देख रहे हैं। इमरान खान साहब के लिए एक बहुत बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज वफाकी हुकूमत की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई है और वो दरख्वास्त इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ है। उस दरख्वास्त में बेसिकली चैलेंज किया गया है जो ट्रायल चल रहा था साइफ़र के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था जिसमें जो साइफ़र का ट्रायल है उसको कलअदम करार दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में अब ये चैलेंज हो गया। ये सुप्रीम कोर्ट में केस लगता है। इस केस में क्या कुछ होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। दो रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून से और एक्सप्रेस न्यूज़ से हमारे साथ हैं। जाज़ेब साहब और कमर मेकन साहब हैं GTV से हमारे साथ। इन दोनों से जानेंगे सुप्रीम कोर्ट डेली बेसिस पे ये कवर करते हैं कि इस केस में क्या इमरान खान साहब को रिलीफ सुप्रीम कोर्ट देगी, जो हाई कोर्ट ने दिया था उसे बरकरार रखेगी या नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर इससे ज़्यादा जो इस टाइम गर्दिश कर रही है और जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है उसका एक तरीके से असरअंदाज हम उस पर होते हुए देखेंगे। आज़ाद अरकान का नाजरीन लड़ना, चूँकि आपको अब पता है कि बैड सैम्बल नहीं है, सारे लोग PTI के आज़ाद लड़ेंगे। उसके बाद एक बहुत बड़ी गेम होने वाली है। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वो बयान दिया है और मुस्लिम लीग नून को लाले पड़ गए हैं इस बयान के बाद। वो भी डिस्कस करेंगे असल में गेम पीछे क्या होने वाली है, गेम प्लान क्या है, वो आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। जानसेब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था इमरान खान साहब का जो ट्रायल चल रहा था साइफ़र में अडयाला जेल के अंदर, उसको कलअदम करार दिया गया था। उसमें 2-3 वजूहात थी। उन्होंने कहा कि एक तो काबीना से जो इसकी मंजूरी हुई वो बाद में हुई, इससे पहले ट्रायल शुरू हो गया था। अभी इमरान खान साहब नाअहल हैं, आपको पता है, लेकिन बड़ी तेज़ी के साथ ये सफ़र हो रहा है। साइफ़र केस पे सुप्रीम कोर्ट भी एक दे चुकी है, ज़मानत के केस पे उड़ा के रख दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो क्या देखते हैं अब दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में ये केस आएगा तो क्या होगा? बहुत अहम है और बिलखुसूस ये क्वेश्चन इस पटिशन में बहरहाल है कि क्या जो एक स्पेशल लॉ के तहत एक स्पेशल कोर्ट बनाई जाती है, क्या उसको हाई कोर्ट से इस तरह से उड़ा सकती हैं या नहीं उड़ा सकती। इससे पहले जो साइफ़र वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था वो बेल का मामला था, वो ज़मानत का इशू था शाह महमूद कुरैशी की और इमरान खान की। लेकिन उसके ऊपर हमने देखा सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत तो ज़रूर दी लेकिन केस के मेरिट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बात की और फिर उस पर जुडिशरी के ऊपर तनकीद भी हुई और ये कहा भी गया कि केस कुछ था लेकिन जो ज़मानत के इशू में कुछ ऑब्जर्वेशंस दी गई उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बहरहाल तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। तो अब ये साइफ़र वाला इशू देखना ये है कि कब समाअत के लिए मुकर्रर होता है। लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है साइफ़र वाले इशू पे काजी फ़ायज़ ईसा साहब चैम्बर अपील में अपना व्यू दे चुके हैं और इससे मुझे मेरी पर्सनल फीलिंग है। क्या व्यू दिया वो मैं आपको बताता हूँ। मेरी पर्सनल फीलिंग ये है कि शायद ये केस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ना सुने। पहले भी इसकी रीज़निंग शायद यही थी। वजह यह है कि आपको याद होगा कि इमरान खान ने एक पटिशन फ़ाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में और कहा था कि साइफ़र वाले इशू पे तहकीकात करवाई जाए। उमर अता बंदयाल साहब का दौर था, उस वक्त उस पटिशन के ऊपर लगे एतराज़ात, रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के ख़िलाफ़ चैम्बर अपील हुई। पहली मरतबा उस चैम्बर अपील समाअत के लिए मुकर्रर होती है ग़ालिबन सरदार तारिक मसूद साहब के पास, वो उसको नहीं सुनते। फिर दोबारा काजी फ़ायज़ ईसा साहब के पास वो मामला जाता है तो काजी साहब उसको चैम्बर अपील में जब सुनते हैं तो उसकी चैम्बर प्रोसीडिंग जो है वो ओपन होती है, वो सहाफ़ियों को भी एक्सेस होती है। तो हम भी वहाँ बैठे, उस पूरी प्रोसीडिंग को हमने देखा। तो वहाँ पे काजी साहब ने ये कहा था कि साइफ़र वाला जो इशू है वो इमरान खान हुकूमत में था और इमरान खान साहब के पास इतना टाइम था कि अगर वो चाहते तो खुद से इस पर तहकीकात करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं की। तो ये एक ओपिनियन बहरहाल रिकॉर्ड के ऊपर है। तो बेंच मेरे ख्याल में, शायद ये मेरी ओपिनियन है, शायद कोई और बेंच इसको सुने। काजी साहब नहीं सुनेंगे, यानी उस पर अपनी राय दे चुके हैं। कमर मेकन साहब, जो दरख्वास्त दायर की गई है वफाकी हुकूमत की जानिब से, क्या लिखा गया, क्या उसमें एतराज़ आयद किए गए हैं हाई कोर्ट के फ़ैसले पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। इसमें सबसे पहला एतराज़ ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको कलअदम करार देने का इख्तियार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास नहीं है, एक चीज़। और दूसरा कि जो कानूनी पैरामीटर्स हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूरे नहीं किए और एक चलते हुए ट्रायल को बिल्कुल कलअदम करार दे दिए गए। सवालात इससे बड़े हैं कंबर भाई। सवालात ये हैं कि एक फ़ैसला 21 नवंबर 2023 को आया, कलअदम कर दिया गया ट्रायल, लेकिन उसके बाद दोबारा ट्रायल शुरू हो चुका है और दोबारा ट्रायल में 15 से ज़ायद गवाहान के बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं। पहले वाला ट्रायल जिसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दिया था उसमें तकरीबन 29 गवाहान के रिकॉर्ड हो चुके थे बयानात।
अब ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा है, जबकि 21 नवंबर के फ़ैसले के बाद ये 21 दिसंबर से पहले चैलेंज हो जाना चाहिए था अगर इसमें कोई कमी थी, क्योंकि अब तो दूसरा शुरू हो चुका है ना, उसमें भी 15 के हो चुके हैं, उसमें भी 15 के रिकॉर्ड हो चुके हैं। तो अब इसके क्या जो अहदाफ हैं वो हासिल करने की कोशिश की जाएगी, ये सबसे बड़ा अहम सवाल है। और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद कलअदम करार दे दिया जाता है और वो पुराना ट्रायल जो साइफर में इन कैमरा हुआ था, जहां पर साफ़ी भी मौजूद नहीं थे और जिसमें इमरान खान और उनकी काउंसिल की सबसे बड़ी शिकायत थी कि शफाफियत को मद्देनज़र नहीं रखा जा रहा है, बड़ी जल्दी स्पीडी इस ट्रायल को चलाया जा रहा है, तो उसमें से बहुत अहम तरीन सवालात निकलते हैं कि अगर वो ट्रायल दोबारा से बहाल कर दिया जाता है तो फिर इस केस की नौयत क्या होगी और क्या। अच्छा जंजेब, ये बड़ा अहम सवाल है कि एक ट्रायल आपने हाई कोर्ट ने कलअदम करार दिया, फिर नए सिरे से ट्रायल दोबारा से शुरू हो गया जिसमें 15 गवाहों के बयानात भी हो गए हैं। अब आपने वो दूसरा ट्रायल छोड़ के पहले ट्रायल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, वाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इसमें हमें कहीं ना कहीं बहरहाल जो पीटीआई की कानूनी टीम है उसके ऊपर भी कुछ ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट से दी गई कि आप कुछ खामियां ऐसी हैं जो केस कंक्लूड होने के बाद आपको उनकी निशानदेही करनी चाहिए, लेकिन आप पहले कर रहे हैं। तो कम से कम ये आपकी बात दुरुस्त है, अगर एक चीज़ ट्रायल की तरफ बढ़ रही है तो उसको कंक्लूड होना चाहिए और उसको मुकम्मल हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद ये वफाकी हुकूमत की जानिब से किया गया मैं यही कह रहा हूँ, चाहे वो वफाकी हुकूमत की जानिब से हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम की जानिब से हो। व्हाट वुड बी द इंटेंट बिहाइंड, क्या हासिल करना चाहती है? मुझे तो ये जो पटिशन पढ़ के ये लगा है कि शायद वो ये एक प्रिंसिपल लेना चाह रहे हैं कि जो स्पेशल लॉ के तहत जो कोर्ट बनती है उसको हाई कोर्ट इस तरह से स्ट्राइक डाउन ना करे, उसके ऊपर कोई फाइंडिंग ना दे, सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से कोई असूल तय कर दे कि अगर उसको जांचना भी है तो वो सुप्रीम कोर्ट देखे। लाइकवाइज मेरे ख्याल में जो परवेज़ मुशर्रफ की स्पेशल कोर्ट थी उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जी बिल्कुल। इसमें एक चीज़ और भी ऐड कर लें कि अभी जो दोबारा साइफर का ट्रायल चल रहा है उसको दोबारा से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ना कलअदम करार दे दे, क्योंकि उसमें भी शफाफियत पर सवालात उठे हैं और सलमान अकरम राजा इस वक्त वो दोबारा जो ट्रायल चल रहा है उसको भी हाई कोर्ट के अंदर लड़ा जा रहा है। तो शायद ये जो जाज़ेब अब्बासी साहब वाली बात है कि ये एक पैरामीटर सेट कर दिया जाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि खसूसी अदालत को आप कलअदम नहीं करार दे सकते, तो इन बेसिस पर जो अभी का ट्रायल चल रहा है शायद उसको भी सेव करने के लिए कोशिश करें। नाज़रीन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है कि खसूसी अदालत को कलअदम जो है करार दिया गया हाई कोर्ट की जानिब से। ये खसूसी अदालत बाकायदा प्रोसीजर को फॉलो करते हुए वफाकी हुकूमत का कहना है बनी थी और इसकी काबीना से मंजूरी हुई थी, तो लिहाजा वंस यू गेट द कैबिनेट अप्रूवल अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग तो उसको कलअदम करार देंगे तो हुकूमत उसकी अपील में ज़रूर जाएगी। यही वजह है एक हमें पर्टिकुलर समझ आती है, क्योंकि ऑलरेडी दूसरा ट्रायल तो चल रहा है लेकिन पहले ट्रायल को जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया उसमें यही नुक्ता उठाया जाएगा। हम बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है जिस पर अभी बात करेंगे और वो है आज़ाद उम्मीदवारों का। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक फैसला दिया, जहांजेब के बड़े 3 रुकनी बेंच ने, हाँ, उन्होंने जो है बाकी बोले नहीं थे लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है ना उन्होंने फैसला दिया। नाज़रीन, जोक असाइड, लेकिन ये जो फैसला था इसके रिपरकशंस आपको अब नज़र आएंगे। रिपरकशन इसके क्या होंगे? आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बहुत अहम बयान दिया है और वो बयान ये है कि हम आज़ाद अरकान से हुकूमत बनाएंगे। हम ये जानते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी इंक्लूडिंग जहांगीर खान तरीन, ये लोग जरदारी साहब ये माहिर हैं कि जब आज़ाद अरकान होते हैं तो उनकी जो परवाज़ें हैं उनको एक जहाज़ में बिठा के ये कहाँ पे ले उड़ते हैं और कहाँ पे उनको शामिल कराया जाता है कि वो हमारे सामने माजी मौजूद है। तो अब जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक फ़ैसला दिया जिसके बाद लोग आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं इलेक्शन। तो एक तरफ नून लीग और पीपल्स पार्टी की भी ये जंग शुरू हो जाएगी। पीपल्स पार्टी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान इलेक्ट होंगे उनको बड़ी बड़ी ऑफर्स लगाई जाएंगी। वो फ्लोर क्रॉसिंग सेनेट में जो होती थी जिसके बारे में हम कहते थे बड़ी बोलियां लगा के आप लोगों को ख़रीदते हैं, क्या उसका दरवाज़ा जस्टिस काजी फाइज ईसा के फ़ैसले के ख़िलाफ़ बाद नहीं खोल दिया गया? जाज़ेब अब्बासी साहब, पहली बात तो एक मरतबा फिर वजाहत के फ़ैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने नहीं दिया। ये फ़ैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जिसमें जस्टिस मोहम्मद अली मज़र और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा शामिल थी, उन्होंने ये 3 रुकनी बेंच का फ़ैसला है। अब आपने कहा हॉर्स ट्रेडिंग की बात की, अब यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये दावा कर रही है कि ये लोग
जो आज़ाद उम्मीदवार जीतेंगे हम उससे इत्तेहाद करेंगे। वहीं पे कल मैंने देखा वसीम बदामी के शो में फ़याज़ुल हसन चौहान भी एक कहानी बेच रहे थे और वो ये कह रहे थे कि जनाब इनमें से बहुत से लोग इस्तेकाम पाकिस्तान में चले जाएंगे। लेकिन एक चीज़ जो मुझे समझ आती है, ये भी एक क्वेश्चन आएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात बैन नहीं हुई, उनका बल्ला छीना है और बल्ला छीना है इस रीज़निंग की वजह से कि उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो हैं वो दुरुस्त नहीं करवाए। तो एक पॉलिटिकल पार्टी किसी और पार्टी से एक उम्मीदवार का उधर जाना, फिर वो 63A वाला इशू बीच में आएगा कि मैं आपको बताता हूँ इसका, मैं आपको पार्लियामानी अली ज़फ़र साहब ने पहला जो दलील दी थी, उन्होंने कहा कि आप एक जमात से अगर उसका इंतखाबी निशान छीन लेंगे तो वो जमात गैर फ़ाल हो जाएगी। देखिए, पार्टी मौजूद है अपनी जगह के ऊपर, सियासी जमात को कोई इशू नहीं हुआ, उसका इंतखाबी निशान छिना है। हाँ। ये भी इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक सियासी जमात की पहचान ही उसका इंतखाबी निशान होता है और इंतखाबी निशान छिन जाना उस सियासी जमात के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान का सबब बनता है। और एक आम वोटर जब भी पोलिंग बूथ में जाता है तो वो नाम जहन में नहीं रखता, वो इंतखाबी निशान जहन में रखता है। उसके जहन में होता है मैंने ठप्पा तीर पे लगाना है, आज़ाद उम्मीदवार, पीटीआई का उम्मीदवार, फॉर इंस्टेंस पीटीआई का कोई उम्मीदवार है, वो कहेगा मैंने तो आज़ाद हैसियत में भाई लड़ा, मेरा ये निशान था, इस पे मुझे वोट मिले, लेकिन टिकट उसको पार्टी ने जारी किया है। ये एक फ़र्क है। नहीं, टिकट तो किस चीज़ का टिकट जारी किया जब तो वो निशान ही मौजूद नहीं है, टिकट जमा ही नहीं हुए थे। देखिए, 2 टिकट थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के पास, एक था बल्ले का जो ले लिया गया, वो जमा करवा ही नहीं सकते। दूसरा टिकट जमा जिन लोगों ने करवाया वो था बल्लेबाज का। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स ने अपना कोई भी टिकट जमा नहीं करवाया, इसीलिए उनको आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कमीशन ने अपनी मर्जी से निशानात दे दिए। अब ये जो हॉर्स ट्रेडिंग है सर, ये होगी, बेतहाशा होगी। कुछ ख़रीदे जाएंगे, कुछ ब्लैकमेल किए जाएंगे, कुछ डराए जाएंगे, कुछ वजारतों पे बिकेंगे। तो ये मामला तो बहरहाल होने वाला है। लेकिन फ़याज़ुल हसन चौहान साहब की जाज़ेब अब्बासी साहब ने बात कोट की, उन्होंने एक और जुमला भी कहा। उन्होंने कहा आज़ाद उम्मीदवारों में से इंतखाबात वो जीतेगा जो ये कमिटमेंट देगा पहले से कि उसके बाद हम किस पार्टी में जाएंगे, और हमें उम्मीद है कि जीतने वाले जो उम्मीदवार होंगे उनमें से 60 to 70% IPP में आएंगे। अच्छा, अब ये नाज़रीन देखें कि एक फ़ैसले की रिपरकशन है, उसके नताइज हैं कि एक हॉर्स ट्रेडिंग का दरवाज़ा खुल जाएगा। जीतेगा वो फ़याज़ुल हसन चौहान कह रहे हैं जिसको ये यकीन दहानी होगी कि वो किसी पार्टी में चला जाए, फिर बड़ी बड़ी करवाएगा, फिर बड़ी बड़ी बोलियां लगेंगी। तो ये जो सारा कुछ होगा ये सुप्रीम कोर्ट के उस गलत फैसले की वजह से होगा जिसकी वजह से मैंने क्रिटिसाइज़ किया, सहाफ़ियों ने दीगर क्रिटिसाइज़ किया, और अब तक इस फैसले के असरात जो हैं, इस फैसले से होने वाली आप ये कह सकते हैं दूरस्थ नताइज सोशल मीडिया पे भी डिस्कस हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी डिस्कस हो रहे हैं। तो लेट्स सी ये इलेक्शन होते हैं तो इनका क्या होता है। फ़िलहाल तो हमने यही आपको बताना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो ये एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम आज़ाद अरकान से हुकूमत बनाएंगे, ये कितनी अहम है, ये आगे जाके फ्यूचर में किस तरह से मुल्क की सियासत पर असर डालेगी, ये आपको अंदाजा हो गया होगा। ऐड कर ले जल्दी इसके रिलेटेड। जी बिल्कुल, इसमें जो आज़ाद उम्मीदवार हैं इनकी भी डिस्क्वालिफिकेशन होगी, किसी की इस बेस पर होगी कि आप आज़ाद थे, आपने फ़लाँ सियासी जमात का नारा क्यों लगाया था, आपने फ़लाँ तस्वीर क्यों लगाई थी। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके ऊपर मुकदमात है, और उन मुकदमात की बेस पर अगर वो बन जाते हैं और मर्ज़ी से पार्टी कोई और ज्वाइन नहीं करते तो फिर उन मुकदमात में भी उनकी कन्विक्शन होगी। ठीक कमर, थैंक यू वेरी मच जाज़ेब और कमर मेकन। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी नाज़रीन। अल्लाह हाफ़िज़।